Hello everyone, today in this video we are going to do lesson 1 unit 1 of cost accounting and cost accounting के अंदर हमको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं कॉस्टिंग से लेकर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लास्ट में हम बैक एक्सरसाइज के और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली इन दिस वीडियो हम जो है 7 टॉपिक्स तक डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्टली मैंने जो है टॉपिक्स के हेडिंग्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, राइट। सो फर्स्टली है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विसेज को बनाने में जो लागत लगा रहे हैं, जब आप उसका एस्टिमेशन करते हैं यानी उसका मूल्यांकन करते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कॉस्टिंग, राइट। द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी ऑर्डर, जॉब, प्रोसेस, सर्विस और यूनिट। आपको वाइटल यूज़ करना है अपने एक्सपेंडिचर का, जिससे आप उस कॉस्ट को या उस एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके हर एक ऑर्डर में, जॉब में, प्रोसेस में, सर्विस में और यूनिट में। कॉस्टिंग सिंपली मीन्स कॉस्ट फाइंडिंग बाय एनी प्रोसेस और टेक्निक। कॉस्टिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि किस हिसाब से, किस प्रोसेस या टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। इस आगे आने वाले चैप्टर में आप लोग जो है मेथड्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स विच आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। किसी भी जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बनाए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट हो, सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड कॉस्ट हो, उन सबको फाइंड आउट करने से पहले या डिटरमाइन करने से पहले उन प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग दैट एम्स टू कैप्चर अ कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय असेसिंग द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग का पार्ट है। अब मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है इंटरनल मैनेजमेंट को रिलेटेड टू द डिसीजन, और लास्ट में वो लोग जो है कंपेयर करते हैं कि उनका जो डिसीजन था वो सही था या नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजरियल अकाउंटिंग का पार्ट है जिसका एम है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पता करना बाय असेसिंग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो बेसिकली ये सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी पर यूनिट कॉस्ट पे लगती है, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ है। और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करती है, यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट और जितनी कम प्रोडक्शन उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है हमारी वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है। यानी मतलब ये कि अगर आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो चाहे ना हो, उसके बावजूद भी फिक्स्ड कॉस्ट जो है लगेगी ही लगेगी, राइट। अगर वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल तो जैसे डिलीवरी चार्जेस, जितना ज़्यादा आप रॉ मटेरियल मंगवाएंगे उतने ज़्यादा आपके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, जितना कम मंगवाएंगे उतने कम लगेंगे। फिक्स कॉस्ट की बात करूँ तो रेंट, इरिस्पेक्टिव आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है कम हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा ही, राइट। उसके बाद है इट विल फर्स्ट मेजर एंड रिकॉर्ड दीज कॉस्ट इंडिविजुअली, देन कंपेयर इनपुट कॉस्ट टू आउटपुट रिजल्ट टू हेल्प इन मेजरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मेकिंग फ्यूचर बिजनेस डिसीजन। उसके बाद फिर उन कॉस्ट को देखा जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है इनपुट कॉस्ट को कि आपने जितनी लागत लगाई थी उससे ज़्यादा रिजल्ट निकल कर आया है या नहीं आया, तो फिर उसके हिसाब से फर्दर डिसीजन जो है मैनेजमेंट लेती है, राइट। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के 5 ऑब्जेक्टिव है। पहला है असर्टेनिंग ऑफ कॉस्ट, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो नाम है वो ही खुद ही चीज़ सजेस्ट करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि फर्दर मेथड और टेक्निक्स को यूज़ करके आप लोग कॉस्ट का पता लगा सके जो कि आपने लगाई है प्रोडक्ट या सर्विसेज को सप्लाई या बनाने में। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस एक्सेट्रा। कॉस्ट में बी असर्टेन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस यूजिंग वन और मोर टाइप ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग। थोड़ा ब्रीफ तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में, तो जो देखिए जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है उसके अंदर आप लोग जो है एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेकर चलते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि इतना लगेगा और फिर आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करते हैं कि कितनी कॉस्ट आपकी लगी। फिर आप लोग दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जितना आपने एक्सपेक्टेड सोचा था अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट लगी है तो उस हिसाब से आप लोग एक्शन लेंगे, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप लोग जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करते हैं। उसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं कि कितनी कॉस्ट जो है आपकी इनकर हुई है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज को सप्लाई करने में। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाई है एक पर्टिकुलर पीरियड में तो
क्या उस प्रोडक्शन ने, क्या उस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ने मदद की है आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में या नहीं की। तो ये जो प्रोसीजर है ये मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है। तो सिंपल बात ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, बैच कॉस्टिंग हो, या जितनी भी टेक्निक्स एंड मेथड्स है वो डिपेंड करता है कि आखिर इंडस्ट्री का टाइप क्या है, जो कि हम फर्दर क्वेश्चन में रेड करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में बस यही था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करता है कॉस्ट को पता करने में। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। देखिए, अगर आपको कॉस्ट का पता चल गया और आपको लगता है कि नहीं ये कॉस्ट जो है अप टू अ जो है आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लग रही है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है डिसीजन लेंगे और उस कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको इस ग्रोइंग कंपटीशन में जो है सर्वाइव करना है तो आपको अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना है। क्योंकि अगर आप अपनी कॉस्ट कम रखेंगे तो उस हिसाब से आप अपना सेलिंग प्राइस भी कम रख सकेंगे, जिससे कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा कम दाम में और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा निकल आएगा। राइट, तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एम एट इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी बाय controlling and reducing the cost. The objective of cost control is also the cost reduction, which become highly vital, बहुत ज़रूरी है in the scenario because of growing competition in the business world. थर्ड पॉइंट है गाइड फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। देखिए, कोस्ट डाटा प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर वेरियस मैनेजर डिसीजन लाइक मेक और बाय, कीप और रिप्लेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कंटिन्यू और ड्रॉप अ प्रोडक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आप किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है रॉ मटेरियल ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन में कम यूज़ होता है तो उस रॉ मटेरियल की जो आप परचेज़ या बाय करते हो उसको कट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जो रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं वो अप टू अ पॉइंट नहीं है, वो बेकार क्वालिटी का है, तो आप उसको भी रिप्लेस करा सकते हैं। राइट, तो ये सारे डिसीजन लेने में हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको अपने कॉस्ट के प्राइस का पता चलेगा उसी के बाद ही तो आप अपना सेलिंग प्राइस रख सकेंगे। राइट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज में बी फिक्स्ड। फिफ्थ पॉइंट आता है असर्टेनिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। The profit of any activity can be ascertained by matching cost with the revenue of that activity. आपको प्रॉफिट का पता जब चल पाएगा जब आपने जितनी लागत लगाई है और जितना रिवेन्यू आपका निकल कर आया है उन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो बीच में आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है पता चलेगा। मैंने 5 रुपये लगाए थे, ये जो है हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसे दिल पे मत लेना। मैंने 5 रुपये लगाए थे लेकिन मैंने अपना सेलिंग प्राइस रखा 10 रुपये का, तो जो 5 रुपये बीच में निकल के आए वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। राइट, द पर्पज अंडर दिस स्टेप इज टू डिटरमाइन कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी एक्टिविटी ऑन एन ऑब्जेक्टिव बेसिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो कि है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म से तो हम सब फैमिलियर हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को जर्नल में, फिर उसके बाद लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस समराइज करना उसको, और फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बीओडी मीटिंग में प्रेजेंट करना, जिससे कि हमारे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या फिर जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है वो सामने आए। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो उस हिसाब से उस मीटिंग में जो है डिसीजन लिए जाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ कंपनीज बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है इनकम स्टेटमेंट यानी आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट हो गई, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, एंड द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। देखिए, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है आपके लेफ्ट ओवर प्रॉफिट जो कि आपके बच गए हैं बिजनेस के पास आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टैक्सेस हो गया और शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हो गया। बेसिकली ये जो अर्निंग्स होती है ये बिजनेस जो है अपने अंदर ही लगाता है जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके। राइट, उसके बाद सेकंड है डिफरेंसेस कि कोस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो कोस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है इट प्रोवाइड्स असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि जो कोस्ट अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करता है कोस्ट कंट्रोल में, क्योंकि अगर हमको लगता है कोस्ट ज़्यादा है तो कोस्ट कंट्रोल में और उसके हिसाब से फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। फाइनेंशियल अकाउंट तो पूरे बिजनेस का बनता है तो वो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है बिजनेस के कि हमारा बिजनेस जो है कितना ग्रो कर रहा है। सेकंड पॉइंट है इट रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। बेसिकली तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है तो इसलिए वो बताता है कि कितना मटेरियल लगा, कितना डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर कितना लगा, ओवरहेड इनडायरेक्ट जो है खर्चे कितने हुए फैक्ट्री में। तो ये सब
बताने का काम किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड पॉइंट है, इट रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन विच आर इन द मॉनेटरी टर्म्स। ये बेसिकली उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है जो कि पैसे से रिलेटेड है। वो जो है सारी ट्रांजेक्शन जो कि परचेज हो गया, सेल हो गया, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैड डेट्स, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन यूज बाय द इंटरनल मैनेजमेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इंटरनल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग के द्वारा यूज़ की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसका पार्ट है, मैनेजरियल अकाउंटिंग का। और मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है इंटरनल मैनेजमेंट को फॉर द डिसीजन मेकिंग, किससे रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, उसके बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए जिससे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है टू द इंटरनल मैनेजमेंट। इट इज़ मैंडेटरी फॉर इट यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स। और जो फाइनेंशियल अकाउंट है इसके यूजर्स जो है क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स। अब देखिए, शेयर होल्डर्स उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहेंगे जहां उन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा दिखेगा। इन्वेस्टर्स वहां पर जो है इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको अपना ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखता है। क्रेडिटर्स भी वहाँ अपना पैसा देते हैं जहाँ उनको ये क्रेडिबिलिटी होती है बिजनेस की देखे कि ये हमारा पैसा टाइम पर रिटर्न कर देगा। नाउ इट इज़ नॉट मैंडेटरी एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म। बेसिकली ज़्यादातर तो ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म ही बनाती है, क्योंकि ये इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, जो हम फर्दर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली तो ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म ही बनाती है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द फर्म, लेकिन ये तो हर फर्म बनाती है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट अब जितने भी हमारे इस पूरी इंडिया में जितनी कंपनीज है आउटसाइड इंडिया भी, वो जो है हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करती है। इट्स पर्पस इज रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। देखिए, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कंट्रोल, जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना। इट्स पर्पस इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और इसका पर्पस होता है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना। अब हमने इसका डिफरेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। देखिए, बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमको ये तो पता है कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बोथ आर कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री। दोनों ही अपनी एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से करते हैं। मतलब अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन आई हमारे बिजनेस में, लेकिन क्या चला गया, पैसा चला गया, राइट। तो ये जो है बोथ अफेक्ट दिखाती है। बोथ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। दोनों ही जो है प्रॉफिट और लॉस बताते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन की एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था और कितना हुआ है एक्चुअल में, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी लगनी थी और एक्चुअल में कितनी लगी है, फिर उस हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आप सबको पता ही है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोथ अकाउंटिंग सिस्टम कीप रिपोर्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए, जब हम बात करते हैं ना डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जिसने हेल्प की। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा लगा, जो उसमें लगना ही था। डायरेक्ट लेबर कितने लगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो उसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक्सपेंसेस या वो मटेरियल या वो लेबर तो लगेगा ही लगेगा, बेशक प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। बोथ अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प इन मेकिंग मैनेजरियल एंड बिजनेस डिसीजन। बोथ अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प करते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग में, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस की बात की जाए तो सबसे पहले आता है हिस्टोरिकली नेचर। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कब है, बताइए कब बनाते हैं। हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑन द लास्ट डे बनाते हैं तो हम लोग कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो ट्रांजैक्शन जो हो चुकी हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, जो डेटर्स है वो हमें कितने पैसे देगा, या क्रेडिटर्स को हमको कितने पैसे देने हैं, डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी लग चुका, जो हो चुका, जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, अमोर्टाइजेशन। तो इस जितने भी एक्सपेंसेस हैं छोटे बड़े या इनकम्स जो हमारी जनरेट हुई है वो हमारी पिछले साल से रिलेटेड थी, राइट, जो कि हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इन नेचर है, ये फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प नहीं करता, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में इसका कोई योगदान नहीं है। डे टू डे बेसिस पे जो इवेल्युएशन होती है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की, उसमें हेल्प नहीं करता। तो वही बता रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लैक इन बेसिस फॉर projecting future. Financial statements are historical in nature and therefore the analysis of financial statement would relate only to the past. It does not provide the management with day-to-day information for evaluating the operating efficiency. Second चीज़ आती है overall performance. देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड बोलते हैं वो पूरा बिजनेस का होता है, पूरा कंपनी का होता है। वो पर्टिकुलर, अब कंपनी के अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, राइट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता, हर पूरे बिजनेस का मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। मतलब पूरी कॉस्ट,
पूरी इनकम, तो पता नहीं चलता कि आखिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लगी है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। क्योंकि अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए कि भाई इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो हम उस हिसाब से डिसीजन लें कि भाई इस डिपार्टमेंट में कम कॉस्ट करेंगे जिससे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन ये काम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करता, वो ओवरऑल कॉस्ट और प्रॉफिट जो है प्रोवाइड करता है। तो यही बात कही गई है ओवरऑल परफॉर्मेंस में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोजेस एंड रिपोर्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द बिजनेस एज अ होल, पूरे बिजनेस का, सिंस इट डज नॉट क्लासिफाई अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स लीड टू फेल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ दीज सब डिवीजन, कि हर एक में कितना लगा वो नहीं बताता। मटेरियल लॉसेस, देयर बीइंग नो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटिंग अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देयर इज नो सेफगार्ड अगेंस्ट मटेरियल लॉसेस कॉन्सिक्वेंट अपॉन वेस्टेज, प्रिफरेज एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि वो तो बस एक रिजल्ट प्रेजेंट कर देता है, अब उसके बाद उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है उसका सॉल्यूशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करता। मटेरियल लॉस तो हुआ है, वो तो वो जो है दिखाएगा, लेकिन कितना हुआ है, क्या करना चाहिए, वो चीज़ वो नहीं दिखाता, राइट। तो ये चीज़ है कि मटेरियल लॉस भी एक्चुअली वो नहीं दिखाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सिर्फ मटेरियल दिखाता है कि कितना ओपनिंग का रॉ मटेरियल था, कितना क्लोजिंग का रॉ मटेरियल, बीच में जितना वेस्टेज हुआ है वो उसको नहीं दिखाता, राइट। आइडल फैसिलिटी, देखिए अब वो प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आइडल है यानी खाली पड़े हुए हैं, जिनका कोई प्रोडक्शन में हेल्प ही नहीं किया है, तो वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रही है, तो वो कौन बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चीज़ नहीं बताता। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट रिवील लॉसेज ड्यू टू आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट, सच लॉसेज कैन नाइदर बी एनालाइज नॉर कंट्रोल, राइट। उसके बाद है नो कॉस्ट कंपैरिजन, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड डाटा फॉर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ टू पीरियड्स, टू फर्म्स, टू जॉब डिपार्टमेंट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अराइव एट कंक्लूजन रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको पता चल जाए कि दो डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, दो डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है, तो आप उन लोगों को जो है कंपेयर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ज़्यादा कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग जो है फर्दर एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन ना तो दो फर्म, ना तो दो पीरियड, ना ही जॉब डिपार्टमेंट्स या फिर कोई भी अदर डिपार्टमेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ओवरऑल जो है डाटा प्रोवाइड करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है, जो कि यूज़फुल नहीं है अगर बात आए कंपैरिजन।